तो वेलकम फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। स्वागत है आप लोग का हमारे आज के नए सेशन में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग डेली 10 से 15 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। आज भी हम लोग 10 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे और जो कि संविधान से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम लोग अभी लगातार पढ़ रहे हैं। तो जब तक हम लोग पूरे संविधान को समाप्त नहीं कर देते हैं तब तक हम किसी और टॉपिक का वीडियो अभी नहीं लाएंगे। तो पहले हम लोग पूरे संविधान को समाप्त करते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग राष्ट्रपति से मुलाकात किए थे। जो भी राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती हैं उन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो अभी हम लोग उसी को टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। ये सभी भाग 5 से संबंधित है। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए, पहले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत की तीनों सेना जल, थल और नभ का प्रमुख कौन होता है। ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, बी में है प्रधानमंत्री, सी में है सुप्रीम कोर्ट और डी में है रक्षा मंत्री। तो आप सभी लोग जानते हैं कि तीनों सेना का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और आसान भी है, तो आप लोग बता दीजिएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किसी भी देश के साथ युद्ध और विराम की घोषणा कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए में है राष्ट्रपति, बी में प्रधानमंत्री, सी में सुप्रीम कोर्ट और डी में रक्षा मंत्री। तो देखिए, किसी भी देश के साथ युद्ध और विराम की घोषणा कौन करता है। बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री को मारते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से आज्ञा लेकर ही मारते। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से लेकर आज्ञा तभी घोषणा युद्ध की घोषणा करता है। तो देखिए, यहाँ आंसर राष्ट्रपति सही होगा। किसी भी देश के साथ युद्ध और विराम की घोषणा राष्ट्रपति करता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि विदेश जाने वाले मंत्री किससे अनुमति लेकर विदेश जाते हैं। ऑप्शन नंबर में राष्ट्रपति, बी में प्रधानमंत्री, सी में सुप्रीम कोर्ट और डी में रक्षा मंत्री। तो देखिए, विदेश जाने के लिए भी मंत्री जो विदेश जाते हैं वह राष्ट्रपति से ही अनुमति लेकर विदेश जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। देख रहे हैं आप लोग राष्ट्रपति की कितनी शक्तियां हैं, लेकिन वो सिर्फ दिखावटी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किन परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए में है युद्ध, बी में है बाहरी आक्रमण, सी में सशस्त्र विद्रोह और डी में है बेरोजगारी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग बताइए किन परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है, जो कि अनुच्छेद 356 से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बेरोजगारी की परिस्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर करता है। ऑप्शन नंबर ए में प्रधानमंत्री, बी में मंत्रिमंडल, सी में सुप्रीम कोर्ट और डी में उपराष्ट्रपति। तो आप लोग बताइए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर करता है। आप लोग बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आप लोग को। बताइए, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किसकी सिफारिश पर करता है। तो देखिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर बी सही है। आप लोग जो सोच रहे हैं वो नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि राष्ट्रपति बिना मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दे तो इसकी चुनौती कहां दी जा सकती है। प्रधानमंत्री के पास, मंत्रिमंडल में, सुप्रीम कोर्ट में और उपराष्ट्रपति के पास। तो आप लोग बताइए, यदि राष्ट्रपति बिना मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दे तो इसकी चुनौती कहां दी जा सकती है। तो इसकी चुनौती सिर्फ एक ही जगह दी जा सकती है, वो भी कहां। इसकी चुनौती सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास दी जा सकती है। तो सही आंसर आप लोगों ने दिया होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के राजदूत को विदेश कौन भेजता है। ऑप्शन नंबर ए में प्रधानमंत्री, बी में मंत्रिमंडल, सी में सुप्रीम कोर्ट और डी में राष्ट्रपति। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विदेश भेजने वाला काम ही राष्ट्रपति के हाथ में होता है। तो भारत के राजदूत को विदेश भी राष्ट्रपति ही भेजता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि विदेशी राजदूत को भारत में आने की अनुमति कौन देता है। विदेशी राजदूत को भारत में आने की अनुमति कौन देता है। तो जो भारत के राजदूत को विदेश में जाने की अनुमति देता है, वही विदेशी राजदूत को भारत में आने की अनुमति देता है। तो आप लोग समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा हमारा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव है। ऑप्शन नंबर में इसमें मूल अधिकार स्थगित कर दिया जाता है, बी में देश का संघीय ढांचा प्रभावित हो जाता है,
विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता को स्थगित कर दे विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता को स्थगित कर देता है और ऑल ऑफ दिस। तो आप लोग बताइए राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव कौन कौन से हैं। तो देखिए इसमें मूल अधिकार को तो स्थगित कर ही दिया जाता है जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, देश का संघीय ढांचा भी प्रभावित होता है और विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता को भी स्थगित कर दिया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑल ऑफ दिस। बाहर नॉइज हो रहा है तो आप लोग उसको ध्यान मत दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव है। ऑप्शन नंबर में गृह मंत्रालय की शक्ति बढ़ जाती है, गृह मंत्रालय शक्ति विहीन हो जाती है, राज्य सरकार शक्तिशाली हो जाती है, राज्य सरकार शक्ति विहीन हो जाती है। तो कौन राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव है। तो देखिए राष्ट्रीय आपातकाल में तो गृह मंत्रालय को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऑप्शन दोनों गलत हो गए। राज्य सरकार शक्तिशाली तो होगी नहीं, जब होगी तो राज्य सरकार शक्ति विहीन हो जाती है क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता को स्थगित कर दिया जाता है। तो चलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, राज्य सरकार शक्ति विहीन हो जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि पहली बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया। अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 355 में और अनुच्छेद 358 में। तो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग पहली बार किस अनुच्छेद में किया गया है आप लोग बताइए, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। पहली बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है। तो पहली बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 352 में किया गया है। आप लोग याद रखिएगा इसको, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑप्शन नंबर डी सही है। और अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है, ये चारों अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 356 अभी हमने आपको बताया किससे संबंधित है। देखिए अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद से संबंधित है जिसमें मंत्रिमंडल की चर्चा भी पहली बार की गई है। चलिए रहने देते हैं आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। अभी हमने आपको बताया वो 356 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, राजकीय आपातकाल, राष्ट्रीय नहीं राजकीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 356 के तहत लागू होता है। चलिए तो रहने देते हैं आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा। चलिए रहने देते हैं। और बाकी दो ऑप्शन 355 और 358 आप लोग जरूर बताइएगा ये किससे संबंधित है। ये जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे 355 है तो 355 में बताया गया कि राज्यपाल की सूचना पर मंत्रिमंडल की सिफारिश पर उस राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है, तो यह भी राष्ट्रीय आपातकाल से ही संबंधित है। तो रहने देते हैं आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।